हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद दीपक। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री लेकर आए हैं, जो कि लूसेंट हिस्ट्री है और ये क्रम से ही चलेगी। ठीक है, देखते हैं इसमें शुरुआत से ही हिस्ट्री को। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको। लेकिन है इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री। तो अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। ठीक, इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जो फादर हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है कि इतिहास होता क्या है? इतिहास होता अतीत का अध्ययन, इतिहास कहलाता है हमारा। ठीक, और इतिहास के जनक कौन होते हैं? इतिहास के जनक हमारे हेरोडोटस कहलाते हैं। और हम हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि शुरुआत से ही हम पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक, तो इसमें हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया तो कौन कौन से? पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा आद्यैतिहासिक काल, तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये होता है, इस काल के बारे में हमें कोई भी ना तो लिखित मिला कुछ, और ना ही इसको पढ़ा गया है। मतलब कि ना तो लिखित है इसके बारे में कुछ, इसके बारे में कुछ जानकारी मतलब नहीं है, खाली केवल इसकी जानकारी किससे हमें मिलती है? पुरातात्विक स्रोत से ही मिलती है। बाकी इसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, दूसरा है हमारा आद्यैतिहासिक काल। इसके बारे में लिखित जानकारी तो मिली है, आद्यैतिहासिक काल में लिखित तो मिला है, बट उसको पढ़ा नहीं गया है। ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि उसको कोई पढ़ ही नहीं सका है। ठीक है, तो आद्यैतिहासिक काल में लिखित तो मिला है बट पढ़ा नहीं गया है। फिर तुम्हारा ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित भी मिला है और उसको पढ़ा भी गया है, मतलब कि लिखित भी है और पढ़ा भी गया है। तो ये तुम्हारा ऐतिहासिक काल। फिर आते हैं हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा पूर्व पाषाण काल, ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल। ठीक, ये प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और आद्यैतिहासिक काल को भी डिवाइड किया गया। इसमें पहले आती है सिंधु की सभ्यता आती है, हड़प्पा सभ्यता हो गई, कांसा हो गया। ठीक, ऐतिहासिक काल में हमारा होता है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, या जो अभी का चल रहा है। ठीक है, ये था मैं हिस्ट्री का जो डिवीजन है, मतलब डिवाइडेशन है, इस प्रकार से था। तो हम पहले पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, यानी प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे हम। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब था कि इसमें इसका कोई लिखित साक्ष्य, यानी कि लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। क्यों नहीं, कैसे हमने पता लगा? क्योंकि इसके बारे में हमें कोई ना तो लिखित और ना ही कोई मतलब ऐसे कोई साक्ष्य या स्रोत ही नहीं मिले हैं जिसमें लिखना पढ़ना से संबंधित कुछ रहा हो। ठीक, फिर आता है हमारा इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिली है। केवल इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, इसको पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इसके बारे में ना तो कोई लिखे तो कोई पढ़ना नहीं पाया, मतलब न कोई पढ़ा गया ना कुछ लिखा गया इसमें। ठीक, और इसमें इसकी केवल जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। जो भी हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते रहे हैं उन्हीं से ही ये पता लगाएं कि नहीं ये जो तो इस टाइम का है। ठीक, तो पहला है हमारा पाषाण काल। ठीक, पाषाण काल, इसको पत्थर काल भी कहा जाता है। ठीक, पाषाण का मकसद ये होता है पत्थर। वह समय जब मानव पत्थर के औजारों एवं हथियारों का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। मतलब जिस काल में मनुष्य पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था, ठीक है, उसे पाषाण कहा। ठीक है, और कैसे औजार किसके थे? वो पत्थर के औजार थे, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया। इसको हम 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो हम पहला इसमें डिस्कस करेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है? ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। ठीक है, इसमें जो मानव को इसमें आदि मानव कहा जाता था, और मानव जो था इसमें खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जैसे खाना जितना पाता वो खा लेता है, इकट्ठा नहीं करता है। ठीक है, मतलब कि सोचे कि जिससे मान लो 4 लोग बैठे हैं तो खाना रख दिए है, तो एक जो था वो एक ही पूरा खा जाएगा, तीसरे के उससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ भी चल 2-3 लोग और बैठे हैं। तो इस प्रकार का मानव था पहले का, खानाबदोश था। अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही पेट भरना था। इसका मुख्य उद्देश्य केवल क्या था कि जानवरों की भांति केवल पेट भरना था। ठीक है, इस समय मानव सबसे बड़ी वो क्या थी उपलब्धि? यहाँ थी आग की खोज। उन्होंने मतलब इनकी जो सबसे
फर्स्ट उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ आग की खोज कई बार पूछा गया है या पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आग की खोज है, और भी इसमें जैसे कि हो गया, इसको जो इसमें जो पूरा पाषाण काल में हम पत्थर के बड़े बड़े औजारों का यूज करते थे, ठीक है। तो इनको माइक्रोलिथ कहा गया था। क्या? माइक्रोलिथ, ठीक। इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं पूरा पाषाण काल को। और इसमें एक तो आग की खोज हो गई, एक माइक्रोलिथ हो गया, और एक क्वेश्चन इसमें आता है ये आखेटक। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। ये कैसे थे? सभी आखेटक थे, ठीक। आखेटक का मतलब हुआ शिकारी, ठीक है। ये हमारा पूरा पाषाण काल था। तो इतने यहीं से क्वेश्चन आते हैं, आखेटक, आग की खोज, माइक्रोलिथ, ठीक। फिर अब आते हैं हम मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल क्या था? यह पूरा पाषाण के बाद का काल था, ठीक है। मध्य मतलब मिडिल हो गया। इसमें छोटे आकार के हथियार थे मानव के, इसमें छोटे आकार के हथियार थे। इस समय के मानव सबसे अंत्योष्टि, अंत्योष्टि का मतलब अंतिम संस्कार। मतलब इस समय के जो मानव थे इनका सबसे प्रमुख कार्य क्या था? अंत्योष्टि, यानी कि अंतिम संस्कार। और इसको में जो आपके हथियार थे वो छोटे हो गए थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहते थे। क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब छोटे और लिथ का मतलब पत्थर के औजार, हथियार, ठीक है। तो क्या थे? माइक्रोलिथ थे और अंत्योष्टि। मध्य पाषाण काल में दो ही चीज़ याद रखनी है, अंत्योष्टि और माइक्रोलिथ। नो, और जो आपका पूरा पाषाण काल था उसमें क्या क्या 3 चीज़ें याद रखनी थी? आग की खोज, माइक्रोलिथ और आपका आखेटक। कहते हैं हमारा नव या उत्तर पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बनाने, मतलब मनुष्य जो तो थे क्या, घर बनाने लगे थे, ठीक। आवास बना लिए थे। मानव ने कृषि करना चालू कर दिया था, पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। इस काल में मानव की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? पहिया थी और मनका। मनका का मतलब होता है घड़ा, ठीक है। जो उस समय के घड़े थे उनको मनका कहा जाता था, यानी कि। तो नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ? एक तो मनुष्य ने अपना घर बना लिया, आवास बना के रहने लगे। अब जब रहेंगे तो उनके लिए खाने के लिए कुछ चाहिए, तो कृषि करने लगे और पशुपालन भी साथ साथ करने लगे, ठीक है। और उसके लिए फिर अब इस समय फिर उन्होंने एक पहिए का भी आविष्कार किया। उस समय आवश्यकता पड़ी होगी तो पहिए भी बनाए वो, और पानी भरने के लिए घड़ा बनाने लगे, ठीक। तो क्या क्या चीज़ें हमें मिली? आवास मिला, मनका या घड़ा मिला, कृषि मिली, पशुपालन हुआ, पहिया हुआ। और इस समय जो तो प्रथम पाला हुआ प्रथम पशु कौन था? कुत्ता था, ठीक है। डॉग, जो कि प्रथम पालतू पशु था किनका? नव पाषाण काल का प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था, ठीक। यहाँ कृषि जो होने लगी थी, कृषि किस चीज़ की होती रही? कृषि की शुरुआत यहाँ 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें गेहूँ और जौ की खेती प्रारंभ की गई थी, ठीक। आगे देखते हैं। मानव ने खेती, नोट है ये, बहुत ही अच्छे से पढ़ना। इसको 7000 ईसा पूर्व मानव ने खेती करना स्टार्ट किया था। कहाँ? पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में। जो पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में मनुष्य ने 7000 ईसा पूर्व खेती स्टार्ट की थी। पहली कृषि क्या थी? गेहूँ एवं जौ एवं गेहूँ की मिलती थी। लेकिन पहले के अगर यहाँ गेहूँ और जौ दोनों लिए तो अलग अलग थी। इसमें पहले जौ होगा, ठीक है। पहले जौ की हुई थी, उसके बाद गेहूँ की हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा नव पाषाण काल। देखते हैं हम आगे। मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? कुत्ता था। मानव द्वारा जो प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। ताम्र पाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। पहला ये तो ताम्र पाषाण का अंतिम समय था, ताम्र पाषाण काल का। इस समय तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इसको हम ताम्र पाषाण काल कहने लगे हैं। और इसी समय से हमारा औद्योगिकरण शुरू हो गया था। औद्योगिकरण की व्यापार के रूप में शुरू हो गया था, और जो भी आगे चल के हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, किस काल में मानव को आखेटक या शिकारी कहा था?
जो आखेटक है, हम पहले बता चुके हैं। आखेटक किस काल में कहा गया? पूरा पाषाण काल में आखेटक कहा गया था। पूरा पाषाण काल में आखेटक, माइक्रोलिथ, माइक्रोमिस होता है बड़ा, लिथ मिस होते हैं औजारों पत्थर के हो गए। माइक्रोलिथ मतलब कि बड़े पत्थरों के औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया, और आपका आखेटक हो गया। और वहीं आगे की भी खोज हुई थी। फिर किस स्थान से पहली बार चावल का साँच मिला? चावल का साँच पहली बार इलाहाबाद के कोल्डिहिवा नामक स्थान से मिला था। तो ये अच्छे से याद रखना है। फिर है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा जो हमारा इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, दूसरा हमारा क्या आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, इसमें क्या था कि मनुष्य जो तो इनका मतलब जो स्रोत थे लिखित हमें प्राप्त हो गए, इसके लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया क्योंकि इसकी लिपि इतनी कठिन थी तो इसको पढ़ा नहीं जा सका है, और इसके बाद लिखित ही मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसके लिए लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और आपका पूरा पाषाण काल यानी जो पाषाण काल था उसमें हमें ना तो लिखित मिला है और ना ही तो इसको पढ़ा, जब मिले नहीं तो पढ़ा कैसे जाएगा। और इसके भी स्रोत क्या थे? पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। ठीक है, इसकी जानकारी के मेन स्रोत क्या हैं? पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। देखो, और मतलब कि जो तीनों हैं, पूरा पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तीनों में हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इनकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य तो मिली ही मिली है, लेकिन पूरा पाषाण काल में ना ही तो हमें लिखित कुछ नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित मिला है और ऐतिहासिक काल में लिखित भी मिला है, और उसको पढ़ा भी जा सका क्योंकि उसकी लिपि जो थी सिंपल थी, सरल थी। ठीक है, इसमें हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं। ठीक है, इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे सिंधु की सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्या थी? ये सिंधु सभ्यता सिंधु नदी, इसका नाम कैसे पड़ा सिंधु सभ्यता? क्योंकि जो कुछ लोग जो आए थे वो सिंधु नदी के तट पर रहने लगे थे। ठीक है, जो मतलब वहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं तो सिंधु नदी के तट के ही तट पर ही सभी के साक्ष्य मिले हैं। जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता हो गया, ठीक है, और भी तमाम सारी मोहनजोदड़ो, सभी सिंधु नदी के तट पर थे, इसलिए इनको सिंधु नदी की सभ्यता कहा जाने लगा। ठीक है, इस जानकारी के लिए पहली खुदाई, अब मतलब इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई कहाँ की गई? हड़प्पा में पहली खुदाई की गई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि शुरुआत में खुदाई जो थी, एक तो सिंधु नदी की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु नदी के तट पर स्थित थी सभी, और इनको हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा? क्योंकि ये इस पहली बार जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा से ही स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाने लगा। अब जब इसकी खुदाई हुई थी तो मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में पहली बार किसने जानकारी दी? अगर देखो, मैसेज किसने दिया? मैसेज मतलब जानकारी, मैसेज चार्ल्स मैसन ने दिया। ठीक है, सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। और इसका एरिया कितना था? पूरा एरिया जो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया था। तो देखो, और इसका नामकरण, ठीक है, इसका जो नामकरण था किसने किया था? मार्शल ने, जॉन मार्शल नामक व्यक्ति ने इसका नामकरण किया था। और इसकी पहली खुदाई, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इसकी पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी पहली खुदाई की थी, पहली बार। ठीक है, तो ये हमारे जो चार्ल्स मैसन थे इन्होंने मैसेज दिया। ठीक है, तो फिर हमारे जो जेम्स कनिंघम थे उन्होंने सर्वेक्षण किया, देखा कि नहीं हाँ सही है या कैसे है, और उसका एरिया कैसा था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। और इसका नामकरण फिर जॉन मार्शल ने कहा, नामकरण किया। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर सभी स्थित थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता जो तीनों नाम देते थे उसका। और इसकी सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? हमारे दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने सिंधु सभ्यता की खुदाई की थी। ठीक है, फिर हमारे सिंधु सभ्यता का अभी आकार कैसा था? जो सिंधु सभ्यता थी हमारे उसका आकार त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार मतलब कि ऐसा था, इस प्रकार से था। इस प्रकार से कैसे रहा? मतलब अलग अलग जगह जो तो इसका वो था कि यहाँ कुछ साक्ष्य मिले, कुछ यहाँ मिले, कुछ यहाँ मिले, इस प्रकार से ये त्रिभुजाकार हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ जो था हमारा, यहाँ मांडा था। ठीक है, मांडा, यहाँ ये जो मांडा था, और यहाँ हमारा हो गया, यहाँ हमारा था, ये सब जगह मतलब अलग अलग वो थे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। देखिए, तो जो सिंधु की सभ्यता थी ये विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि शहरी सभ्यता इसलिए कहा गया है कि जो यहाँ का मतलब नियोजन था, नगर नियोजन बहुत अच्छा था।
जो हमें खुदाई में यहाँ का नगर नियोजन जो मिला पता चला, तो वो बहुत ही अच्छे से लग रहा था कि ये शहर जैसे, यानी कि एक प्रकार का कोई शहर बसा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो इनके घर वर बने थे वहाँ चारों तरफ से बाउंड्री थी, और इनके लिए मतलब जो रोड थी बहुत ऐसी जैसे ऐसे रोड थी, बिल्कुल सीधी रोड थी, ठीक है, सीधी रोड थी, और इसको बीच से 90 अंश पे दूसरी रास्ताएं काटती थी, ठीक है। ज़्यादातर इसकी रोड जो थी पूरब से पश्चिम की ओर थी, ठीक है, पूरब से पश्चिम थी। तो इससे क्या होता था कि जब हवा चलती थी तो पूरी रोड अपने आप साफ़ हो जाती थी। और यहाँ जो नालियाँ थी, नालियाँ ढकी हुई थी, ठीक है, जो यहाँ की जो नालियाँ थी, क्योंकि वह शहरी सब तो शहरों में अक्सर होता है कि जो नालियाँ होती हैं ढकी रहती हैं, रोड साफ़ रहती है, और ज़्यादातर मतलब बाउंड्री भी रहती है, ज़्यादातर जो होते हैं। तो यहाँ बाउंड्री भी थी, रोड भी साफ़ थी, रोड मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर थी, और मतलब यहाँ की जो नालियाँ थी, नालियाँ पूरी पटी हुई थी, यानी कि बंद हुई थी, बूंदी हुई थी। और जो नालियों का एक मेन स्रोत होता है, जैसे नाली है यहाँ से बहती है, तो मतलब उसको एक निश्चित नाले में उनका सभी का स्रोत था, कि मतलब वहाँ से सभी एक जगह जाएंगे, इकट्ठा होती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ का जो व्यवस्था थी, इसलिए इसको हम पहली शहरी सभ्यता भी कहा गया इसको। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। जो अपनी सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था तब 2500 से 50 ईसा पूर्व तक हुआ था। तो जो इसका हम बोले थे कि ये जो है हमारा, तो इसमें मतलब कहाँ कहाँ से कैसे साक्ष्य मिले, जिसमें पहले हमारा है उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। तो हमारा उत्तर में क्या था, मांडा। उत्तर में हमारा मांडा किसके किनारे से, चिनाब नदी के किनारे से है, ये मांडा से साक्ष्य मिले। फिर हमारा पूरब में जो हमारा है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी में है, आलमगीरपुर हिंडन नदी में है, ये हमारा यूपी में है, ठीक है। ये कहाँ है, यूपी में है, यूपी के आलमगीरपुर हिंडन नदी से भी हमें साक्ष्य मिले। और दक्षिण में भी हमें साक्ष्य मिले, जो कि द्यामाबाद, इसका नाम क्या था, द्यामाबाद, जो कि प्रवरा नदी के तट पर, द्यामाबाद कहाँ, प्रवरा नदी के तट पर है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा नेक्स्ट है पश्चिमी छोर पर क्या मिला हमें, सुतकारगेडोर, पश्चिम में जो हमें मिला सुतकारगेडोर, दास्क नदी के किनारे। ये जो तो अलग अलग जो तो वो मिले हमें, तभी इसको बोला जाता है कि हम इसे किस प्रकार, मतलब ये त्रिभुजाकार था, ठीक है। ये त्रिभुजाकार इसलिए इसको मानते हैं कि त्रिभुजाकार होता है, इसको चारों दिशाओं में मतलब कि कुछ ना कुछ वो है। तो पहला हमारा है उत्तर में मांडा, ठीक है, चिनाब नदी के हैं मांडा। उत्तर पहले हमें याद करना है कि कौन कौन सी स्थान है। उत्तर में मांडा, पूरब में आलमगीरपुर, दक्षिण में हमारा द्यामाबाद, और पश्चिम में हमारा सुतकारगेडोर। सुतकारगेडोर मतलब दास नदी, डोर से हम दास नदी याद कर सकते हैं। और ये जो उत्तर में है आपका जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ चिनाब नदी निकली थी, तो याद हो सकता है चिनाब कहाँ है, जहाँ, ठीक है, मांडा ऊपर ही सब कुछ, हमारा जो नक्शा है सबसे ऊपर ही चिनाब नदी है। पूरब में हमारा आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर। दक्षिण में हमारा द्यामाबाद, दक्षिण से तो नाम ही आता है द्यामाबाद, प्रवरा नदी पर है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, इनको तो याद करने के लिए एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, कौन सी, सम एडी। स्थल के अगर नाम याद करें तो कौन कौन से, सम एडी, सम, ठीक है। और हमारी नदी कौन कौन सी, डच हैं पर भारत में नहीं, ऐसे तो डच हैं पर भारत में नहीं, तो भारत में नहीं साइलेंट हो जाएगा, और ये डच हैं पर तो मतलब इसका नाम ही हो जाएगा। तो पहला है हमारा स्थल कौन सा है, सम एडी, ठीक है। सम बराबर क्या होता है, सम मतलब होता है समान, बराबर हो गया उसका, एडी मतलब ऐड करना हो गया, सम एडी, ठीक है। डच हैं पर भारत में नहीं, तो सम एडी का मतलब क्या है, पहला सा से हो गया हमारा सुतकारगेडोर, सा से सुतकारगेडोर, ठीक है। और जिसके जस्ट नीचे है डच मतलब कि दास्क नदी, सुतकारगेडोर, डच, दास्क नदी। फिर हमारा म से होता है हमारा मांडा, इधर से ऐसे चल रहे हैं, इधर से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है सुतकारगेडोर, दास्क नदी पर है, डच हो गया। फिर हमारा मांडा, यहाँ चा है, माँ है यहाँ, और यहाँ चा है, तो मांडा से मतलब हो गया हमारा चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब नदी के तट पर। फिर है हमारा आलमगीरपुर, ए से हमारा क्या हुआ, एडी है, तो ए से हमारा हुआ आलमगीरपुर, ठीक। आलमगीरपुर कौन सी नदी पर है, हिंडन नदी पर है, आलमगीरपुर हमारा हिंडन नदी पर है, ठीक। और फिर हमारा है दक्षिण में कौन सा, द्यामाबाद, ये डी से हो गया हमारा द्यामाबाद, और है कहाँ पर,
मतलब प्रवरा नदी पे तट पर है। इस प्रकार से हमें ये याद हो जाएगा कौन कौन से कहाँ कहाँ कैसे कैसे खुदाई हुई थी। ठीक है, तो ये ट्रिक्स याद कर लेंगे। सम बराबर रेडी, और नदी में क्या है, डच है पर भारत में नहीं। ठीक है, अब क्या है, इसकी जो पश्चिमी सीमा यानी कि जो हमारा वो है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता जो थी, उसकी पश्चिमी जो सीमा थी पाकिस्तान के कॉरिडोर में मिला। ठीक है, पश्चिमी सीमा कहाँ थी वो तो हम बता दिए इसमें, तो पता चल गया कि पश्चिमी सीमा थी हमारी पाकिस्तान के सुत्कारगढ़ डोर में थी, जो दास नदी के तट पर थी। उत्तरी सीमा हमारी कहाँ थी, कश्मीर में मांडा नदी के तट पर थी। और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीर में थी। दक्षिणी सीमा इसके महाराष्ट्र के द्यामाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। ठीक, तो ये तो याद आ जाएगा उससे ही कि हमने उसमें आगे ऊपर ट्रिक बता दिया है। फिर है हमारा आगे, अब आता है हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन थे। हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। पहला है हमारा हड़प्पा। ठीक है, पहला हमारा क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा में क्या था, 1921 में इसकी खुदाई 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, 1921 में। किसने किया था, दयाराम साहनी ने खुदाई की थी। ये कहाँ था, ये रावी नदी के तट पर था, पाकिस्तान के माउंट घूमरी नामक जिला में स्थित है। इस समय जो होते हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी नामक जिला में स्थित है। इसकी खुदाई पहली बार दयाराम साहनी ने की थी। और इसकी कब की थी, 1921 में। है कहाँ, मतलब कि रावी नदी के तट पर है। तो इसको मतलब कि जो हमारा सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, तो इसकी खुदाई, एक सेकंड, हाँ, यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली थी हड़प्पा के सभ्यता से, मतलब हम कैसे पहुँचाने या कैसे इसके बारे में मतलब क्या क्या हमें जानकारियाँ मिली थी। पहला तो हमें इसमें कुम्हार का चाक मिला था। इसका मतलब ये होता कि उस समय वहाँ कुम्हार थे, तभी वहाँ से जो होता हमें कुम्हार का चाक मिला। दूसरा हमारा अन्नागार। अब वहाँ व्यक्ति कोई रहेगा तो खाना खाएगा, तो खाना खाएगा तो उसे कुछ बहुत अगले समय के लिए इकट्ठा भी करा, तो अन्नागार था, मतलब भोजन यानी कि जो हमारा अन्नागार मतलब अन्न को रखने का जो घर होता है उसको अन्नागार कहते हैं। कुम्हार का चाक हो गया। श्रमिक आवास, और उस समय लोग रहते थे घरों में, तो आवास भी मिले, श्रमिक आवास मिली। वो लोग क्या करते थे, एक देवी की पूजा भी करते थे, जिसको मातृ देवी की मूर्ति भी मिली। इसका मतलब ये था कि ये लोग देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। ठीक है, और यहाँ उस समय मतलब कि क्योंकि हड़प्पा सभ्यता थी उस समय लकड़ी वकड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि लोहा ये सब कुछ ज़्यादा था नहीं, तो उस समय लकड़ी की ओखली मिली थी। ओखली के लिए काहे के लिए यूज़ होगी, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक, लकड़ी का ताबूत भी मिला था, लकड़ी का ताबूत भी मिला था, और RH-37 नाम का कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, एक कब्रिस्तान था, कौन, RH-37। और यहाँ से हाथी का कपाल भी मिला था। ठीक है, हाथी का कपाल भी मिला था, और स्वास्तिक चिन्ह मिला। स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा करके ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था। तो हमें यहाँ से क्या क्या मिला था, पहला तो यहाँ से कुम्हार का चाक मिला था। देखो, पहली बात ये ऐसे याद रखना कि वहाँ मतलब कोई कुम्हार रहते थे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ कुम्हार का चाक मिला। वो लोग खाना भी खाते थे और इकट्ठा भी करते थे, इसलिए वहाँ का अन्नागार था बनाते। और वो रहने के लिए अपने लिए आवास बनाए थे। ठीक है, और वो देवी देवताओं की पूजा भी करते, जिसमें मुख्यतः थी हमारी मातृ देवी की मूर्ति। और वहाँ धान वान जो होता था उसको ले कूटने के लिए ओखली बनाए थे ये लोग लकड़ी की। और बैठने के लिए लकड़ी का ताबूत भी था, कब्रिस्तान भी था, लोगों को दफनाते थे भी, इसका मतलब ये होता था लोगों को यहाँ से दफनाना चालू हो गया था। हाथी का कपाल भी मिला है, और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ठीक, ये थी हमारी सभी सिंधु सभ्यता की, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ये हमें मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। और आज के लिए इतना ही बहुत है, तो आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से, और क्रम वाइज मतलब रोज़ के रोज़ वीडियो देखिए। मैं रोज़ एक एक वीडियो डालूँगा, और पूरे क्रम से जो लेसन जितनी भी हमारी हिस्ट्री दी है उसको पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।